हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अंकित और आप सभी का स्वागत करता हूं एम गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर। साथियों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत ही स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। तो हम लोगों ने जो एक जीके जीएस के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की एक हम लोगों ने सीरीज चला रखी थी, हम लोग आज की वीडियो के माध्यम से उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। और आज की वीडियो में हम लोग बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही उम्दा स्तर के क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। तो आप सभी से मेरी गुजारिश है कि वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, तो बिना स्किप किए हुए देखिएगा। और आज का दमदार सा क्वेश्चन क्या कह रहा है, हम लोग उसको वन बाय वन करते हुए देखते हुए आगे चलेंगे। तो भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण की कृपा हम सब पर बनी रहे। उनके नाम का स्मरण करते हुए हम लोग अपनी आज की वीडियो का शुभारंभ कर रहे हैं। और आज का शानदार सा पहला क्वेश्चन आपके स्मार्टफोन की स्क्रीन पर आपकी प्यारी प्यारी नज़रों के सामने ये रहा। पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि छठ मुख्यतः किस राज्य का पर्व है। छठ देखा जाए तो वर्तमान में आपका यह महापर्व चल भी रहा है, सूर्य उपासना का महापर्व है आपका, और यह आपका वर्तमान में चल रहा है। तो यह मुख्यतः किस राज्य से संबंधित हो जाता है? ऑप्शन नंबर पहला कह रहा आपका असम, ऑप्शन नंबर दूसरा कह रहा राजस्थान, ऑप्शन नंबर तीसरा कह रहा बिहार, या ऑप्शन नंबर चौथा कह रहा महाराष्ट्र। तो अगर छठ पर्व की बात करें, हालांकि वर्तमान में जो आपका परिदृश्य दिखाई देता है कि लगभग यह पूरे भारत में एक बृहद स्तर पर यह त्यौहार मनाया जाना शुरू हो गया है। लेकिन अगर इसके बाद कहें कि मूल रूप से यह किस राज्य का है, तो पर्टिकुलर यह किस राज्य का वह आपको बताना है। तो देखिए भैया, किस राज्य का हो जाएगा, तो यह हो जाएगा आपका बिहार का। कहाँ का हो जाएगा? बिहार राज्य का प्रमुख त्यौहार आपका हो जाता है, प्रमुख पर्व हो जाता है आपका छठ पूजा, जो आपके दीपावली पर्व के बाद मनाया जाता है। और अगर असम राज्य की बात करें, असम भी अपने आप में एक अच्छा स्तर पर, यहाँ भी आपके त्यौहार मनाए जाते हैं एक बृहद स्तर पर। तो अगर असम राज्य की बात करें तो इसमें बिहू, बैसाखू, अम्बुबासी मेला आदि आपके जो है त्यौहार देखने को मिलते हैं। और जो इंटरेस्टिंग जानकारी ये है आपके पास कि जो बिहू पर्व है, बिहू पर्व ये लोग साल में 3 बार मनाते हैं। कितनी बार मनाते हैं? 3 बार मनाते हैं। और प्रत्येक बार जो ये मनाते हैं उसका अलग अलग नाम रहता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे बोहाग बिहू कौन सा होता है? बोहांग बिहू होता है, जैसे को रोंगाली बिहू कहते हैं। यह अप्रैल के मध्य में मनाया जाता है, यानी अप्रैल महीने का जो मध्य होता है उसमें आपका मनाया जाता है बोहाग बिहू। उसके बाद आपका कटी बिहू या कोंगाली बिहू मनाया जाता है। अब कटी बिहू या कोंगाली बिहू जो आपका है, यह अक्टूबर माह में मनाया जाता है। और तीसरी बार ये मनाते हैं बिहू माघ बिहू के नाम से। और माघ बिहू जैसा कि नाम से ही पता है कि आपका जो है जनवरी के महीने में देखने को मिलता है। अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में आपको मारवाड़ उत्सव हो गया, हांसी महोत्सव हो गया, गणगौर जैसे पर्व देखने को मिलते हैं। वहीं अगर बात करें महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र में आपका जो है गणेश चतुर्थी हो गया, गुड़ी पड़वा हो गया, पोला उत्सव आदि आपको देखने को मिलता है। तो छठ मुख्यतः किस राज्य का पर्व है? आपका सही जवाब हो जाएगा बिहार। कहाँ का हो जाएगा? बिहार राज्य का हो जाएगा आपका छठ। और चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। और क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है उसको हम लोग देखें। कह रहा है कि खो खो में कितने खिलाड़ी होते हैं? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आपका। खेल और खिलाड़ियों की संख्या से क्वेश्चन मिल गया आपको देखने को। तो खो खो आपका जो खेल है, इसमें कितने खिलाड़ी आपको देखने को मिलते हैं, क्वेश्चन आपसे ये पूछना चाह रहा है। और ऑप्शन कह रहा है आपका, पहला ऑप्शन कह रहा है 7, ऑप्शन नंबर दूसरा कह रहा 8 खिलाड़ी, ऑप्शन नंबर तीसरा कह रहा आपका 9 खिलाड़ी, या ऑप्शन नंबर चौथा कह रहा आपको 11 खिलाड़ी। तो जो आपको खो खो खेल है, इसमें कितने खिलाड़ी आपके मैदान में एक टीम के देखने को मिलते हैं? तो सही जवाब जो हो जाएगा भैया ऑप्शन नंबर तीसरा, यानी कि 9 प्लेयर आपको देखने को मिलते हैं, 9 प्लेयर देखने को मिलते हैं, आपके 9 खिलाड़ी देखने को मिलते हैं। अगर बात किया जाए कि 11 खिलाड़ी किस में देखने को मिलते हैं, तो आपके क्रिकेट में देखने को मिल जाते हैं, हॉकी में देखने को मिल जाते हैं, और किस में देखने को मिल जाते हैं? फुटबॉल में भी आपके 11 खिलाड़ी देखने को मिल जाते हैं। ठीक भैया, चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। और आज का शानदार सा क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहा है? कह रहा अंतर्राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान स्थित है। गजब का क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान स्थित है। ऑप्शन नंबर पहला कह रहा कटक, ऑप्शन नंबर दूसरा कह रहा नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर तीसरा कह रहा मनीला, या ऑप्शन नंबर चौथा कह रहा रोम। तो अंतर्राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? चावल ओराइजा सटाइवम, और प्राप्ति किससे होती है? धान से होती है। तो क्वेश्चन अगर सबसे पहले आप ये बताएं कि धान किस ऋतु की आपकी फसल है, तो रबी की है, खरीफ की है, या जायद की?
तो आप बताओ कि भैया जो आपकी धान की फसल है किस की फसल हो जाती है आपकी, यह आपकी खरीफ ऋतु की फसल हो जाती है। खैर यहाँ बात करा कि अंतर्राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान आपका कहाँ पर देखने को मिलता है इंटरनेशनल स्तर का, तो ये आपका जो सही जवाब हो जाएगा बन जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, यानी कि फिलीपींस की राजधानी मनीला। कहाँ पर? मनीला। तो आपका ऑप्शन नंबर तीसरा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा, फिलीपींस के मनीला में अंतर्राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान देखने को मिलता है। अगर यही बात करेगा कि राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान कहाँ पर देखने को मिलता है, आपका भारत का कहाँ पर देखने को मिलता है, या राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान आपका कहाँ पर देखने को मिलता है, तो मिलता है कहाँ पर? कटक में। कहाँ पर देखने को मिलता है? कटक में देखने को मिलता है। तो कटक में मिलता है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मिलता है फिलीपींस की राजधानी मनीला में। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। और प्यारा प्यारा क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है। बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है, इंटरनेशनल मिल्क डे कब मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर पहला करा 26 नवंबर। और 26 नवंबर जब याद आपके सामने आए तो आपको दो बातें याद आनी चाहिए। एक तो आपके संविधान से जुड़ा हुआ है, और दूसरा क्या हो जाएगा आपका किसी और एक विशेष तिथि से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर दूसरा करा 1 जून, ऑप्शन नंबर तीसरा करा 11 जुलाई, या ऑप्शन नंबर चौथा करा 7 अगस्त। तो अंतर्राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? सही जवाब होगा क्या? सही जवाब होगा, सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, यानी कि 1 जून। कब हो जाएगा? 1 जून, यानी विकल्प नंबर दूसरा आपका सही जवाब हो जाएगा। 26 नवंबर की बात करें तो आपका संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है, और इसके साथ ही साथ राष्ट्रीय दुग्ध दिवस, क्या राष्ट्रीय दुग्ध दिवस आपका मनाया जाता है कब? तो भैया 26 नवंबर को आपका राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है। कौन सा राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है? 7 अगस्त की बात करें तो आपका हथकरघा दिवस, और इसके साथ ही साथ आपका भाला फेंक दिवस मनाया जाता है 7 अगस्त को। 11 जुलाई की बात करें तो विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में हम लोग 11 जुलाई को मनाते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? 1 जून को मनाया जाता है। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को मनाया जाता है। ओके, क्लियर। चलते हैं भैया क्वेश्चन नंबर 5 पर। कह रहा किस धातु को मूर्खों का सोना कहते हैं। बहुत सही क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर पहला करा बॉक्साइट, ऑप्शन नंबर दूसरा करा चांदी, या ऑप्शन नंबर तीसरा करा पाइराइट, या ऑप्शन नंबर चौथा करा इनमें से कोई नहीं। तो किस धातु को मूर्खों का सोना कहते हैं? कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, या खाए बौराए जग वापाए बौराए। किस धातु को मूर्खों का सोना कहते हैं, है ना। महिलाएं बहुत इसमें क्या होती है, शौकीन होती हैं सोने का आभूषण वगैरह पहनने में, और पहन के जाते हैं। क्या होता है, अधिकतर बार उनके लापरवाही कारण या किसी अन्य कारण से उनके साथ जो है चैन जो है झपट्टा मार के लोग छीन लेते हैं, कुछ बदमाश टाइप के लोग, है ना। ऐसी घटना भी देखने को मिलती है। तो भैया इसकी जगह पर रियल का गोल्ड ना पहनकर इसकी जगह पे एक चीज़ हम लोग पहन सकते हैं जो कि दिखेगा हूबहू कैसा सोने जैसा दिखाई देता है, और उसी धातु को नाम दिया जाता है मूर्खों का सोना। चुरवाएगा, खींच के जाएगा चैन, सोचेगा हमको 25-30 हज़ार का फायदा हुआ, लेकिन जब बाजार में जाएगा तो अठन्नी के भाव उसको मिलेगा। किस धातु को मूर्खों का सोना कहते हैं? ऑप्शन नंबर तीसरा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि पाइराइट। किसको? पाइराइट को हम लोग क्या कहते हैं? मूर्खों के सोना के नाम से जानते हैं। हूबहू ये देखने में लगता है कि सोना है, परंतु यह सोना आपका नहीं होता है। चलते हैं आगे। बॉक्साइट की बात करें तो एल्यूमिनियम का अयस्क हो जाता है बॉक्साइट, ठीक है। कहते हैं पिनाक धनुष का संबंध है। बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है आपके सामने। पिनाक धनुष का संबंध है, ऑप्शन नंबर पहला का रहा भगवान श्री कृष्ण से, ऑप्शन नंबर दूसरा का रहा अर्जुन से, ऑप्शन नंबर तीसरा का रहा राम से, या ऑप्शन नंबर चौथा का रहा शिव से। तो पिनाक धनुष का संबंध इनमें से किससे हो जाता है? अगर कृष्ण की बात करें, किसकी? अगर कृष्ण की बात करें तो कृष्ण से संबंधित तो होता नहीं है, ये किससे संबंधित हो जाएगा? या आपका संबंधित हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, यानी कि शिव से संबंधित हो जाता है पिनाक धनुष। भगवान शिव का जो धनुष था उसी का नाम हो जाता पिनाक धनुष, और इसी धनुष को ऐसा लोग कथाओं में कहते हैं कि जो पिनाक धनुष था
इसको भगवान शंकर ने स्वयं परशुराम को दिया था। और यही धनुष होता है जब जो लक्ष्मण जी द्वारा ये भंग कर दिया जाता है। और बाद में आप लोग देखे होंगे रामलीला इत्यादि में परशुराम और लक्ष्मण संवाद होता है इसी धनुष को टूटने को लेकर के। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। और क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है विश्व की व्यस्तम आंतरिक व्यापार वाली नदी है। ऑप्शन नंबर पहला कह रहा नील नदी, ऑप्शन नंबर दूसरा कह रहा आपका राइन नदी, ऑप्शन नंबर तीसरा कह रहा इरावदी नदी, या ऑप्शन नंबर चौथा कह रहा वोल्गा नदी। तो विश्व की व्यस्तम आंतरिक व्यापार वाली नदी है, तो इसका जो सही जवाब बन जाएगा वो बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी कि राइन नदी। कौन सा हो जाएगा? राइन नदी। और राइन नदी को नाम दिया जाता है विश्व की व्यस्ततम आंतरिक व्यापार वाली नदी। और इसको अगर लिख दिया जाए कि वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्या लिख दिया जाए? वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की अगर इसको श्रेणी में रख दिया जाए कहीं भी आपका अतिशयोक्ति नहीं होगा। यानी कि इसको कह सकते हैं कि आपका वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है कि विश्व की व्यस्ततम आंतरिक व्यापार वाली नदी कौन सी है? सही जवाब हो जाएगा राइन नदी। कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। और कह रहा टॉर्नेडो की तीव्रता मापी जाती है। ऑप्शन नंबर पहला कह रहा मार्केली स्केल, ऑप्शन नंबर दूसरा कह रहा फुजिटा स्केल, ऑप्शन नंबर तीसरा कह रहा साफिर सिम्पसन स्केल, या ऑप्शन नंबर चौथा कह रहा आपका रिएक्टर स्केल। तो टॉर्नेडो की तीव्रता किसमें मापी जाती है ना? तो ये हो सकता है आपके लिए एक नया क्वेश्चन देखने को मिला हो कि टॉर्नेडो की तीव्रता किसमें मापी जाती है। और जो इसमें आपका स्केल दिया है ये आपको पहली बार होता देखने को मिलता हो कि मार्केली स्केल, फुजिटा स्केल, साफिर सिम्पसन स्केल या रिएक्टर स्केल। तो देखो भैया, अगर साफिर सिम्पसन स्केल की बात करें तो साफिर सिम्पसन स्केल किस में प्रयुक्त किया जाता है कि जो तूफान आते हैं, तूफान की गतियों के आधार पर उनका वर्गीकरण किया जाता है, उसमें आपका साफिर सिम्पसन स्केल का प्रयोग किया जाता है। अगर बात किया जाए किसकी, रिएक्टर स्केल या आपकी मार्केली स्केल, किसके द्वारा? रिएक्टर स्केल और मार्केली स्केल की अगर बात करें तो रिएक्टर स्केल और मार्केली स्केल दोनों स्केल से आपकी क्या होती है? भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। ठीक है, तो मार्केली स्केल, रिएक्टर स्केल, मार्केली स्केल और रिएक्टर स्केल दोनों से आपकी भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। साफिर सिम्पसन स्केल से क्या मापी जाती है? जो तूफान आते हैं, तूफान की गतियों के आधार पर उनका वर्गीकरण किया जाता है। तो बचा कौन? ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी कि टॉर्नेडो की तीव्रता मापी जाती है, उसको कहते हैं फुजिटा स्केल। क्या कहते हैं? फुजिटा स्केल। यानी ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी करेक्ट आंसर, फुजिटा स्केल। ठीक है, चलते हैं भैया क्वेश्चन नंबर 9 पर। और भाइयों बहनों, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 9 आपका कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन शीत धारा है? ऑप्शन नंबर पहला कह रहा पेरू, है ना, ऑप्शन नंबर दूसरा कह रहा क्यूरोशिया, ऑप्शन नंबर तीसरा कह रहा गल्फ स्ट्रीम, या ऑप्शन नंबर चौथा कह रहा ब्राज़ील। तो निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा है जो कि ठंडी जलधारा के रूप में देखने को मिलती है? ठीक, तो एक ठंडी यानी कि क्या आपकी 3 गर्म जलधारा होंगी इसमें। तो आपको जो शीत जलधारा है, जो ठंडी जलधारा है, उसका नाम बताना है। तो देखो भैया, अगर हम लोग बात करें क्यूरोशियो जो आपकी जापान के पास बहती है, क्यूरोशियो हो गई, गल्फ स्ट्रीम हो गई और ब्राज़ील, ये जो आपकी 3 जलधाराएं ये क्या हैं? आपकी गर्म जलधाराएं। क्या हैं? गर्म जलधाराएं आपकी 3 की तीनों। वहीं अगर पेरू की बात करें, किसकी बात करें? पेरू की बात करें तो पेरू क्या हो जाती है? पेरू हो जाती है आपकी शीत जलधारा। कौन सी हो जाती है? पेरू हो जाती है आपकी शीत जलधारा। और कहीं कहीं इसी पेरू को नाम दिया जाता है हम्बोल्ट जलधारा। क्या नाम दिया जाता है? हम्बोल्ट जलधारा। वो काहे के लिए नाम दिया जाता है हम्बोल्ट जलधारा? तो नाम याद रखिएगा, 3 नाम आप अपने पास याद रखिएगा। एक हम्बोल्ट जलधारा, कौन सी? हम्बोल्ट जलधारा। दूसरी हो जाएगी रेनेल जलधारा, कौन सी? रेनेल। और तीसरी हो जाता है इरमिंजर या इरमिंगर। ये आपकी हो जाती 3 जलधारा जिनका नामकरण किसी मनुष्य के नाम के आधार पर किया गया है। तो पेरू वाले को नाम दिया जाता है हम्बोल्ट, और फिर आपका जो है रेनेल है और इरमिंजर है,
ये 3 आपकी जलधाराएं ऐसी हैं जिनका नामकरण किसी मनुष्य के नाम पर किया गया है। पेरू की जलधारा की अगर बात करें, यानी हम्बोल्ट जलधारा की बात करें, तो प्रशांत महासागर की धारा है, ठंडी जलधारा है, और यह दक्षिण अमेरिका से उत्तर की ओर आती हुई दिखाई देती है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। और क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि कंप्यूटर में फंक्शनल की संख्या कितनी होती है। ठीक है, फंक्शनल की क्या होती है? एक विशिष्ट प्रकार की कीज होती हैं जिनका प्रयोग हम लोग अलग अलग प्रोग्राम के लिए करते हैं, अलग अलग हम लोग कमांड देने के लिए करते हैं। तो कंप्यूटर में फंक्शनल की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन नंबर पहला कह रहा है कि 10, ऑप्शन नंबर दूसरा कह रहा है 11, ऑप्शन नंबर तीसरा कह रहा है 12, या ऑप्शन नंबर तीसरा कह रहा है 13। तो भैया जो सही जवाब बन जाएगा वो क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका तीसरा यहाँ भी सही जवाब बनेगा। यानी कि जो आपके कंप्यूटर में फंक्शनल की होती हैं उनकी संख्या होती है 12। कितनी होती है? 12 होती है। और कंप्यूटर के बोर्ड पर अगर आप देखेंगे तो आपके सेकंड लाइन में रो में आपके जो है F1 से लेकर, कहाँ से? F1 से लेकर आपकी F12 तक की जो फंक्शनल दिखाई देती हैं, ये बटनें दिखाई देती हैं, इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं? फंक्शनल की कहते हैं। और F1 से लेकर F12 तक ये देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर में फंक्शनल कीज की संख्या कितनी होती है? यह हो जाती है आपकी 12। बहुत ही आसान सवाल था, आपके कंप्यूटर विषय से संबंधित हो जाता है। और इसी के साथ साथ एक बार आप लोग दहाड़ कर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में भी बता दीजिएगा। आप क्वेश्चन नंबर 11वां क्या कह रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 11वां कह रहा है कि कैटरबरी घास मैदान कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन नंबर पहला कह रहा दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन नंबर दूसरा कह रहा उत्तर अमेरिका, ऑप्शन नंबर तीसरा कह रहा कंपोज, या ऑप्शन नंबर चौथा कह रहा आपका न्यूजीलैंड। तो कैंटरबरी घास के मैदान आपको कहाँ पर देखने को मिलते हैं? कैंटरबरी घास के मैदान कहाँ पर देखने को मिलते हैं? तो अगर दक्षिण अफ्रीका की बात करें, दक्षिण अफ्रीका में आपको क्या देखने को मिल जाएगा? दक्षिण अफ्रीका में आपको देखने को मिल जाएगा आपको विल्ड देखने को मिल जाएगा। उत्तरी अमेरिका की बात करें तो प्रेयरी देखने को मिल जाएगी, है ना। और अगर बात करें ब्राज़ील की तो ब्राज़ील में आपके कंपोज देखने को मिल जाएगी। जबकि अगर बात करें कैंटरबरी की तो कैंटरबरी देखने को मिलती है न्यूजीलैंड में। कहाँ देखने को मिलती है? न्यूजीलैंड में देखने को मिलती है। यानी कि विकल्प नंबर चौथा, ऑप्शन नंबर 4 विल बी करेक्ट आंसर। कैंटरबरी घास के मैदान आपके न्यूजीलैंड में देखने को मिलते हैं। चलते हैं भैया क्वेश्चन नंबर 12वें पर। 1 दर्जन क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं। 12वां क्वेश्चन है अपना कि प्राथमिक रंग नहीं है। ठीक, ऑप्शन नंबर पहला करा कि लाल, ऑप्शन नंबर दूसरा करा काला, ऑप्शन नंबर तीसरा करा हरा, या ऑप्शन नंबर चौथा करा नीला। तो इनमें से एक ऐसा रंग है जो कि प्राथमिक रंग नहीं है। प्राथमिक रंग कौन से होते हैं? अच्छा, अगर प्राथमिक रंगों की बात करें तो मुख्य रूप से 3 होते हैं। और ये ऐसे रंग होते हैं जो कि स्वतंत्र होते हैं, यानी कहा जाता है कि मूल रूप से ये 3 ही होते हैं। बाकी जो रंग होते हैं इन्हीं तीनों रंगों को आपस में मिला करके बाकी रंग का निर्माण किया जा सकता है। तो प्राथमिक रंग, प्राइमरी कलर कौन से नहीं इसमें में से वो आपको बताना है। तो याद रखिएगा लाल, हरा और नीला। कौन सा? लाल, हरा और नीला। लाल, हरा और नीला, ये तीनों आपके क्या कहलाते हैं? ये तीनों आपके प्राथमिक रंग कहलाते हैं। यानी कि अगर नहीं नाम याद हो रहा तो एक नाम लोग याद रख सकते हैं निहाल। क्या नाम याद रख सकते हैं? निहाल। और निहाल करेंगे तो क्या मिल जाएगा? नीचे नीला मिल जाएगा, हाथ से हरा मिल जाएगा और लास्ट में मिल जाएगा लाल। निहाल से हमको मिल जाएंगे प्राथमिक रंग, है ना। 3 हमको प्राथमिक रंग देखने को मिलते हैं। थोड़ा सा ही कर दें, निहाल। तो इसमें से कौन सा प्राथमिक रंग नहीं होता है? आपका हो जाता है कौन सा? ऑप्शन नंबर चौथा, यानी कि जो है काला जो है आपका प्राथमिक रंग की श्रेणी में नहीं आता है। ठीक, बाकी जो आपके कलर होते हैं यही 3 कलर होते हैं। आपस में मिला करके किसी में लाल और नीला मिला दिए तो बन जाता है। और ढेर सारी इसमें होती हैं, किस कलर को मिलाने से कौन सा कलर आपका बनता है। तो इसमें जो सही जवाब बन जाएगा वो बन जाएगा आपका विकल्प नंबर चौथा, यानी कि आपका काला सही जवाब बन जाएगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। और क्वेश्चन नंबर 13 का रहा मोरक्को की राजधानी है। ऑप्शन नंबर पहला का रहा ट्यूनिस, ऑप्शन नंबर दूसरा का रहा है रबात, ऑप्शन नंबर तीसरा का रहा त्रिपोली, या ऑप्शन नंबर चौथा का रहा इनमें से कोई नहीं। तो मोरक्को की राजधानी कौन सी होगी यह आपको बताना है।
तो अगर ट्यूनिस की बात करें, किसकी बात करें, ट्यूनिस की, तो ट्यूनिस हो जाती है ट्यूनीशिया की राजधानी। किसकी हो जाती है, ट्यूनीशिया की राजधानी हो जाती है ट्यूनिस। और ट्रिपोली की बात करें तो लीबिया की राजधानी हो जाती है, किसकी, लीबिया की राजधानी हो जाती है ट्रिपोली। किसकी हो जाती है, लीबिया की राजधानी हो जाती है। चल भाई, हैंग हैंग हो गया। ट्रिपोली हो जाती है किसकी राजधानी, आपकी लीबिया की राजधानी हो जाती है ट्रिपोली, लीबिया। ओके। ट्यूनिस हो जाती है आपकी ट्यूनीशिया की राजधानी। और मोरक्को की क्या हो जाएगी, सेकंड ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर, यानी कि रबात। मोरक्को की राजधानी हो जाती है रबात, यानी कि हमारा विकल्प नंबर दूसरा क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। तो चलो भैया कूदते हैं क्वेश्चन नंबर 14वें पे, आओ कूद चलें, है ना। इतनी दूर तक आए हैं आप सभी, थोड़ा सा और चल लीजिए 1-2 कदम। बुलंद दरवाज़ा किसके द्वारा बनवाया गया था। ऑप्शन नंबर पहला करा अकबर, ऑप्शन नंबर दूसरा का रहा है जहांगीर, ऑप्शन नंबर तीसरा करा शाहजहां, ऑप्शन नंबर चौथा करा बाबर। ठीक, तो बुलंद दरवाज़ा किसके द्वारा बनवाया गया था। तो देखो भैया, जो सही जवाब बन जाएगा वो किसके द्वारा हो जाएगा, मुगल सम्राट अकबर के द्वारा बुलंद दरवाजे का निर्माण कराया गया था। किसके द्वारा, मुगल सम्राट अकबर के द्वारा क्या करा गया था, बुलंद दरवाजे का निर्माण कराया गया था। तो इसका जो सही जवाब बन जाएगा ऑप्शन नंबर पहला बन जाएगा। और इसके पीछे की जो कहानी यह है कि 1572 में, कब, 1572 में अकबर क्या करता है, गुजरात विजय करता है। और इसी गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बुलंद फतेहपुर में आपके जो है बुलंद दरवाजे का निर्माण करा देता है। ठीक है, चलते हैं अपने आज के लास्ट क्वेश्चन पर। और आज का लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि इंडिका का लेखक कौन है। ऑप्शन नंबर पहला कह रहा है निर्याकस, ऑप्शन नंबर दूसरा कह रहा है मेगास्थनीज, ऑप्शन नंबर तीसरा कह रहा है प्लूटार्क, या ऑप्शन नंबर चौथा कह रहा है डायोडोरस। तो इंडिका का लेखक कौन है, यह आपको बताना है। इंडिका किसके द्वारा लिखी गई, भारतीय इतिहास को समझने के लिए एक बहुत ही फेमस पुस्तक है इंडिका। और इसकी रचना की गई थी किसके द्वारा, मेगास्थनीज। किसके द्वारा की गई थी, मेगास्थनीज के द्वारा की गई थी, जो कि एक यूनानी लेखक था, है ना। इस तरह से आज हम लोग अपने वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के पूरे 15 क्वेश्चन देखे हैं। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। वीडियो पूरी देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अपना साथ यूं ही बनाए रखें और चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब अवश्य कर अपना सहयोग प्रदान कीजिएगा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में आपके उत्तर की अपेक्षा में।